सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर का आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक देख लिया, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो रिवाइज करा था उसके अंदर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग कई सारी बातें की थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग चर्चा करी थी। अब हम इस क्लास के अंदर देखने जा रहे हैं कि लाइक टेम्परेचर और प्रेशर का स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर की स्टेट के ऊपर क्या असर पड़ता है। अभी तक हम देख कर आ रहे हैं कि लाइक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन यहाँ पर अब उनके अंदर चेंजेस किस बेसिस पे होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को लेके, ये चीज़ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। आपके सामने मैंने यहाँ पे देखो टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन चीज़ों के रिगार्डिंग मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब जैसे कि देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे अगेन आपकी वो जो 2 फैक्टर्स मैंने बताए थे, काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका रोल दोबारा आता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो देखिए, प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से स्टेट्स के ऊपर कैसे असर पड़ता है। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया है, मैंने उस कंटेनर के अंदर गैस भरी है, ठीक है, गैस भरी है मैंने, और वो गैस जो थी उसके अंदर आपके भाप यानी वाटर वेपर्स थे। मैंने क्या काम करा कि उस कंटेनर के अंदर प्रेशर लगाया पिस्टन की हेल्प से, जैसे पिचकारी होती है ना, ऐसे मैंने प्रेशर लगाया। अब उसके अंदर जो गैस थी, गैस पास आती गई, प्रेशर लगाता गया मैं, एंड एक टाइम बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इसके बाद धीरे धीरे मैं और प्रेशर लगाता जाऊँगा और प्रेशर लगाता जाऊँगा, तो शायद से वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। इस बेसिस पे देखो क्या किया गया है हमने यहाँ पे, जब हमने प्रेशर लगाया तो वहाँ पे देखो उस बच्चों उसके जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थी वो डिक्रीज़ हुई। कहने का सेंस ये था कि अभी तक अच्छा खासा स्पेस था, पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी, वो घूम रहे थे अच्छा खासा उसके अंदर, लाइक पूरे का पूरा मूवमेंट कर रहे थे। मैं प्रेशर बढ़ाता गया, स्पेस कम होता गया एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती चली गई। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती चली गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जगह पास में आते जा रहे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ऐसे में आपका गैस से लिक्विड, और ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो लिक्विड से सॉलिड में आपका मैटर कन्वर्ट हो जाएगा। रियल लाइफ में अगर इसका एग्जांपल देखें हम, तो ये CNG और LPGs के अंदर यूज़ किया जाता है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम के अंदर ही पता लग रहा है कि नेचुरल गैस को इतना कंप्रेस करा गया है कि वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। आप देखिए गाड़ी वगैरह जो होती है इनके अंदर CNG भराया जाता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। इसके अलावा और आपका LPG बेसिकली कैसे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करके आपके घरों के अंदर भेजा जाता है एंड आप उसी सिलेंडर का इस्तेमाल करके घर में खाना पकाते हैं। ऐसे में पेट्रोलियम गैस को अगर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप एक बड़े लाइक उसको गैसीय स्टेट में अगर यूज़ करना चाहते हो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेनर चाहिए होगा। वहीं पे क्या काम करा गया कि लाइक उसको इतने हाई प्रेशर के अंदर उसको कंप्रेस कराया गया कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अब इजीली उसका वॉल्यूम कितने में आ गया, एक छोटे से 30 किलो के सिलेंडर में आ गया। अदरवाइज़ वहीं पे क्या होता, अगर उसको जस्ट गैस में रखते आप तो उसके लिए कितना लार्ज वॉल्यूम चाहिए होता आपको, आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर प्रेशर की हेल्प से गैस को लिक्विड, और बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि जिसके अंदर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर पाओ। बिकॉज होता क्या है कि यहाँ पर नोट के अंदर देखो मैंने बात भी लिखी है कि गैस से लिक्विड में लेकर आने में आपको वॉल्यूम के अंदर बहुत लार्ज चेंज देखने को मिलेगा। कि बहुत सारी गैस थी आपके, जैसे मैंने वही अगेन LPG का एग्जांपल लो, तो बहुत लार्ज अमाउंट में गैस होती है, उसको कंप्रेस कर करके देखो कितने में ले आते हैं, एक 15 से 20 किलो के या 30 किलो के सिलेंडर में ले आते हैं। वहीं पे अब लिक्विड को प्रेशर अगर डाला जाए तो लिक्विड से सॉलिड के अंदर ना प्रेशर का जो चेंज है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर पार्टिकल्स जो है उनके बीच का स्पेस बहुत कम हो चुका है। तो गैस टू लिक्विड तो आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ प्रेशर, बट लिक्विड टू सॉलिड आपको बहुत मिनिमल चेंज देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। वहीं पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें, एक चीज़ यहाँ पर देखो रह गया था कि वाइस वर्सा का कहने का मतलब है कि लाइक रिवर्स कर दिया जाए इसका। यहाँ पर अब अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे थे, अब हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, ये सीक्वेंस आपका उल्टा हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और ऐसे में हम बात करें अगर टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर के केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से आपका वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, जिसकी वजह से आपका देख लीजिए सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस पार्ट में आपका वो पर्टिकुलर मैटर कन्वर्ट होगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर देखा जाए तो रियल लाइफ के अंदर, दैट इज़ वाटर।
अब वाटर देख लीजिए अपनी 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर पाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें सॉलिड में वो आइस, लिक्विड में अगेन वाटर एंड गैसियस स्टेट में वो वेपर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। वाटर अगर देखा जाए तो आइस के केस में क्या आता है, 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम के टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। स्टार्ट करते हैं हम उसके सॉलिड स्टेट से। आपने वहाँ पर जो बर्फ़ ले रखी है, आइस ले रखा है, अब क्या काम करा जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो नेगेटिव से धीरे 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 आएगा 0 पे। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अब वो उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पार्टिकल की बढ़ती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। 0 डिग्री पे आते ही क्या हो जाएगा, वहाँ पर अब आइस पिघलना स्टार्ट कर देगी, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड। वाटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, 0 से लेके 100 डिग्री तक आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाइए तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका पार्टिकल जो है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री क्रॉस करेगा आपका टेम्परेचर, वैसे ही वहाँ पर अब वो अगेन अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देंगे, किसमें, वेपर्स में। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और देखा जाए तो अगर आप इसका उल्टा करते हो यानी वाइस वर्सा करते हो तो सारी सिचुएशन रिवर्स हो जाएंगी। टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो और डिक्रीज़ करते हो तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा। ये सीक्वेंस आप उल्टा कर दीजिए। अब इसके बाद वेपर्स अगेन जैसे क्या होगा, 100 के अबव पे वो वेपर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 100 पे आते ही वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप और ठंडा करते जाओगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाओगे, वैसे वैसे वहाँ पर वो क्या होगा, 0 डिग्री पे आते ही सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। इसके बाद देख लीजिए आपका एक अगला टॉपिक आता है, डैट इज़ इवेपोरेशन, नहीं कंडेंसेशन ड्यू टू इवेपोरेशन। तो देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कंडेंसेशन ड्यू टू इवेपोरेशन, तो ऐसे में आप देख लीजिए सबसे पहले आपको इवेपोरेशन समझना ज़रूरी है। इवेपोरेशन क्या होता है, तो देखा जाए तो इवेपोरेशन इज़ लाइक जब आप वाटर को या किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे हीट पड़ने की वजह से अब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एंड वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगी। इसी को कहा जाता है इवेपोरेशन। अब ऐसे में इवेपोरेशन के रिगार्डिंग थोड़ी वो और बात जानी जाए तो इवेपोरेशन कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इवेपोरेशन का रेट जो है, इवेपोरेशन कितनी तेज़ी से होगा या कितने धीमे होगा, वो कुछ इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपके सामने जैसे लिखा है रेड कलर से, हीट, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया और स्पीड ऑफ विंड। देखा जाए तो स्पीड, इन सभी के ब्रैकेट में देखिए मैंने लिख रखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कहने का मतलब है कि लाइक वो जितना बढ़ेगा तो उतना दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि लाइक जो दूसरी चीज़ जितना बढ़ेगी पहली चीज़ उतनी कम होगी। अगर हम हीट इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम लाइक किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हीट इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका इवेपोरेशन का रेट उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। जितना आप हीट बढ़ाओगे उतना वहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ेगा। अगर आप ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करते हो तो वहाँ पर इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगा। अभी इन सभी के मैं एग्जांपल आप सभी को दूंगा। सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो वहाँ पर इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ करेगा और सरफेस एरिया डिक्रीज़ करते हो तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज़ करेगा। लास्ट वन इज स्पीड ऑफ विंड। आप हवा की स्पीड अगर आप तेज़ करते हो तो वहाँ पर भी इवेपोरेशन तेज़ होगा और डिक्रीज़ करते हो तो वहाँ पर हवा लाइक इवेपोरेशन भी डिक्रीज़ होगा। एग्जाम्पल देखा जाए जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों के अंदर हीट ज़्यादा होती है, लाइक हीट आप जो सन की तरफ से आती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में देखो गर्मी में आप छत पे कपड़े डालो सूखने के लिए, फटाफट सूख जाते हैं, विद इन आवर्स सूख जाते हैं। वहीं पे आप ठंड के अंदर देख लीजिए, विंटर के अंदर हीट कम मिलती है, कपड़े एक एक या दो दिन तक नहीं सूखते। समझ आए। सेकेंड थिंग इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का कहने का मतलब है उमस। एयर के अंदर वाटर वेपर्स की क्वांटिटी ऑलरेडी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर पार्टिकल से ज़्यादा है। आप यहाँ से हीट प्रोवाइड करा के उसको भाप बना के उड़ाने की कोशिश करें, लेकिन एयर के अंदर वो भाप जा ही नहीं पाएगी। ऑलरेडी एयर के अंदर जो स्पेस है वो फिल हो रखा है, इसलिए रेट डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि आप देखो तो समर के टाइम में, जैसे कि आप अप्रैल मई जून के स्टार्टिंग का महीना आप देखते हैं तो उस टाइम पे गर्मी पड़ती है, लेकिन गर्मी पड़ने की वजह से हमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाता, बिकॉज जो पसीना आता है हमें वो डायरेक्टली उड़ जाता है। वो बिल्कुल आपकी ड्राई आपकी गर्मी होती है, ड्राई सीज़न होता है। लेकिन वहीं पर आप देख लीजिए कि जब आपका सितंबर का मंथ आता है, अगस्त का मंथ आता है, जुलाई का मंथ होता है जिसमें बरसात हो चुकी होती है, तो ऐसे में एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी होती है। उस टाइम पे देख लीजिए, या अभी का जो टाइम पीरियड है आप देख लीजिए, हमारी हालातें ख़राब हो रखी होती है। क्यों? क्योंकि हीट भी है लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी ह्यूमिडिटी भी है। ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमारे बॉडी से जो पसीना, जो स्वेट है, वो इवेपोरेट होके उड़ जाना चाहिए, लेकिन वो इवेपोरेट ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हीट इवेपोरेट नहीं हो पाती, हमारी बॉडी कूल नहीं हो पाती। अंडरस्टूड।
तो और वहीं पे आप देख लीजिए इसका रेट कि बरसात के टाइम पे भी आप देख लीजिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो कपड़े भी इतनी जल्दी नहीं सूख पाते, मतलब सूख जाते हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू डेट ड्राई सीजन इतनी जल्दी नहीं सूखते। नेक्स्ट थिंग इज सरफेस एरिया। आप सरफेस एरिया किसी चीज़ का बढ़ाओगे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी होगा। जैसे कि आप देखो, आप कपड़ों को छत के ऊपर या आप तार के ऊपर डालते हो, एक तरफ आपने कपड़ा बिल्कुल फैला के डाला तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से अब ज़्यादा सरफेस मिला हीट को लाइक वाटर को इवेपोरेट होने के लिए, वो कपड़ा जल्दी सूखेगा, इवेपोरेशन वहाँ जल्दी होगा। वहीं पे आप किसी कपड़े को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सिकोड़ के डाल दीजिए, श्रिंक करके डाल दीजिए, गीला करके, वो वहाँ पे इतनी जल्दी आपका इवेपोरेट उसका वाटर नहीं होगा। रीज़न बिहाइंड इट, सरफेस एरिया काफ़ी कम है। सरफेस एरिया इतना कम होने की वजह से क्या होगा, वाटर को इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि वो इवेपोरेट कर पाए, या हीट को इतना ज़्यादा एरिया नहीं मिलेगा कि वहाँ से वो वाटर को इवेपोरेट करवा पाए। नेक्स्ट थिंग इज़ स्पीड ऑफ विंड। अगेन, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी उतनी ज़्यादा तेज़ आपका इवेपोरेशन होगा, क्योंकि हवा क्या काम करेगी, जब आपके उस पार्टिकल के थ्रू होते हुए गुजरेगी, मैटर के थ्रू होते हुए गुजरेगी, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर एयर के साथ वो वाटर पार्टिकल्स चिपक जाएंगे एंड एयर अपने साथ वो वाटर पार्टिकल्स को ले जाएगी, ह्यूमिड पार्टिकल्स को, वेपर पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वो पर्टिकुलर सब्सटेंस में इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ देखने को मिलेगा। अगेन वही कपड़े वाली बात, छत पे आपने सुखाने के लिए डाल रखे हैं, जितनी तेज़ हवा चलेगी उतना तेज़ इवेपोरेशन होगा। हवा की स्पीड अगर डिक्रीज रहेगी तो वहाँ पे उसका अगेन इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। तो अगर इवेपोरेशन की बात समझ आ गई हो तो आपका लास्ट थिंग इज़ कि इवेपोरेशन की वजह से कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब ठंडा फील होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी बुक के अंदर, सिलेबस के अंदर दो एग्जांपल्स हैं। एक तो आपका अर्थन पॉट, मटके के अंदर आपका जो पानी होता है गर्मी के सीज़न में, ऑब्वियस सी बात है गर्मी के सीज़न में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अंदर आपको ठंडा पानी मिलता है। और आप ये चीज़ नोटिस करके देखो कि जितना ज़्यादा वो गर्म इलाके में रहेगा उसके अंदर पानी उतना ठंडा रहता है। एंड सेकेंड वन इज़ आपका ये डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर मतलब जो नॉर्मल कूलर आप घर में देखते हो। इन कूलर की खास बात ये होती है कि गर्मी के सीज़न में बहुत ही चिल्ड हवा फेंकते हैं, बहुत ही अच्छी खासी हवा इनके थ्रू आती है। रीज़न क्या है यहाँ पे? अब देख लीजिए कि चाहे आप कूलर की बात कर लो, चाहे आप मटके की बात कर लो, पानी दोनों के अंदर डलता है। आप भी देखो गर्मी के सीज़न में पानी डालते हो कूलरों के अंदर, वो एक्चुअली में पानी का काम क्या है? पानी आपने उसके टैंक में डाला, अब साइड में जो उसकी विंडो पेन होती हैं, जो उसके विंडोज़ होती हैं, उसमें देखो आप ग्रास लगा के रखते हो, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन जिसके अंदर वाटर क्या होता है, भरता है एंड थोड़ी देर तक टिकता है। होता क्या है कि जैसे देखो मैंने यहाँ कूलर बना रखा है, यहाँ पर इसकी विंडो पेन में क्या लगे, ग्रास लगी पड़ी है, घास लगी पड़ी है, पानी यहाँ से जाता है और इसके अंदर क्या करता है, टिकता है, ठीक, थोड़ी देर तक टिकता है। ऐसे में जो इसका आपका एग्जॉस्ट होता है, जो मेन कूलर का एग्जॉस्ट होता है, वो बाहर से हवा खींचता है, ठीक है ना, बाहरी एटमॉस्फेयर से वो हवा खींचेगा। लेकिन बाहर एटमॉस्फेयर की हवा तो गर्म है काफ़ी, क्योंकि बाहर तो समर है, हीट है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा है, और ये एग्जॉस्ट बाहर की हवा ही खींच रहा है। लेकिन चेंज कहाँ पे आता है? जैसे ही वो हवा वो विंडो पेन से होते हुए गुजरती है, वो जो आपके कूलर के जो खिड़की है उससे होते हुए गुजरती है, वहाँ पर तो लेकिन घास के अंदर पानी है, ये हवा को ज़बरदस्ती उस पानी वाली घास के थ्रू होते हुए गुजरना पड़ता है। लेकिन फ़र्क क्या आता है, वहाँ पर वो घास के अंदर जो वाटर होती है वो इस गर्म हवा की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो अब वाटर के पास हीट एनर्जी आ गई और उस हीट एनर्जी को लेके वाटर इवेपोरेट कर जाता है। वाटर इवेपोरेट कर गया, अब लेकिन एयर के पास तो कुछ बचा ही नहीं, हीट एनर्जी तो उसकी चली गई, जो बाहर से उसकी गर्मी की एनर्जी थी उसके पास वो सारी चली गई। अब जब गर्मी चली गई तो उसके पास बचा क्या, कोल्डनेस बचा, कूलनेस बचा, ठंडापन। अब वही कूल हवा क्या करता है, एग्जॉस्ट हमारी तरफ डायरेक्टली आगे थ्रो कर देता है। इस तरीके से क्या होता है कि आपका बाहर जितना गर्मी रहता है वो डेजर्ट कूलर उतना ही चिल्ड हवा फेंकता है, क्योंकि जितनी गर्म हवा होगी वो उतनी ही जल्दी वाटर इवेपोरेट करवाएगी, और जितना ज़्यादा तेज़ी से वाटर इवेपोरेट होगा एयर उतनी ही कूल बनेगी, और जितना कूल बनेगी हमको उतना वो कूल हवा फेंकेगी, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, अगर हम मटके की बात करें, अर्थन पॉट की बात करें, तो इसमें भी यही सेम सिनेरियो होता है। आप अगर अर्थन पॉट को ध्यान से देखोगे तो अर्थन पॉट में बहुत माइन्यूट बहुत छोटे आपके गैप्स होते हैं, छेद होते हैं। छेद ऐसा नहीं कि पानी लीक कर जाए, छेद मतलब कुछ ऐसा कि लाइक बहुत ही माइन्यूट, लाइक आप कह लीजिए तो आँखों से इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो कि आप मटके के अंदर पानी रखते हो तो मटका कुछ टाइम बाद गीला हो जाता है, उसके आउटर सरफेस से पानी आ जाता है, इतना सब आपने देखा ही होगा। अब ऐसे में देख लीजिए होता क्या है, तो बाहर तो देखो गर्मी है और मटके के अंदर पानी जो है, नॉर्मल सी बात है कि लाइक उसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड रूम टेम्परेचर पे रहेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि मटके का पानी अपने आप ठंडा होने लग जाता है। अब हमने तो ठंडा करा नहीं, वो खुद ठंडा होता है। कैसे?
पानी के पास देख लीजिए जो आपके हीट एनर्जी है, पानी क्या काम करता है, धीरे 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 सरफेस की तरफ आपका जो बाहर आपके मटके का सरफेस है वहाँ पर जाता रहता है और जाके उस सरफेस पे बाहर उसको हीट एनर्जी मिलती है और पानी की खुद की हीट एनर्जी भी होती है। ये हीट एनर्जी पा के बाहर की सरफेस से धीरे 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 वाटर इवेपोरेट होता रहता है। ठीक, ये रेट इतना ज़्यादा भी नहीं होता लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा रेट होता है ये पानी के उड़ने का। तो इवेपोरेट होता रहता है, जिससे क्या होता है, अब अंदर जो वाटर के पास हीट एनर्जी थी वो तो रही नहीं, उसको तो लेकर वाटर तो इवेपोरेट कर गया, बाहर से कुछ उसने एनर्जी ली, हीट एनर्जी, कुछ वाटर की हीट एनर्जी ली और सरफेस के ऊपर वाटर वेपर्स बन के उड़ गया। ऐसे में अब मटके के अंदर जो पानी बचा आपका, उस पर हीट एनर्जी बची ही नहीं, वो तो कूल रह गया। इस वजह से आपका जो अर्थन पॉट होता है उसके अंदर का वाटर हमें कूल महसूस होता है, कोल्ड महसूस होता है। सेम केस आपका कूलर में। अंडरस्टूड? ये तो था आपका कि लाइक किस वे में समर सीज़न के अंदर आपका अर्थन पॉट और डेजर्ट कूलर ये आपका हेल्प करते हैं। अब ये पर्टिकुलर चीज़ें लॉन्ग टर्म तक भी काम नहीं करती। एक टाइम के बाद देखिए मटके का भी काम खत्म हो जाता है और एक टाइम के बाद देख लीजिए कूलर का काम भी खत्म हो जाता है। पूरी समर आप कूलर नहीं चला सकते, मतलब चला सकते हो, किसी ने आपको रोका नहीं है, बट वो इतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि ड्राई सीज़न जब होता है तो उसमें हवा के अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, केवल हीट एनर्जी होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका ह्यूमिड सीज़न आता है, ह्यूमिड आपका टाइम आता है जब एयर के अंदर वाटर वेपर्स वगैरह मौजूद रहते हैं, तब कूलर इतना बेटर काम नहीं करेगा। रीज़न बिहाइंड इट, आपकी एयर जो बाहर से खींच रहा है उसके अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं। समझ आई बात? और ऐसे में अब कूलर के अंदर आप पानी डाल के चला रहे हो तो वो उस वाटर से, मतलब वाटर जो है वो उस एयर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी ह्यूमिड है, ऑलरेडी वाटर वेपर्स मौजूद है, तो वाटर इवेपोरेट करेगा नहीं तो हीट एनर्जी एयर की आपकी एब्जॉर्ब होगी नहीं, वही गर्म हवा कूलर आपको फेंक देगा। तो ऐसे में जैसे ही आपका ह्यूमिड टाइम पीरियड आता है तो उसमें कूलर सक्सेसफुल नहीं होते, एसी ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक, तो ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आपको जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग जैसा भी डाउट अगर रहा हो इस रिवीजन सेशन के रिगार्ड में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा और अगर हो सकेगा तो उस डाउट के रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो या शॉर्ट के फॉर्म में आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। सो थैंक यू।